हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का फुल सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव वाला, जो आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर जो झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जारी किया गया है, इसी के अनुसार आपके फाइनल एग्ज़ाम जो होंगे, इसी के अनुसार आपका फाइनल एग्ज़ाम भी सेट किया जाएगा। एक डेमो पेपर है, तो हम आज इसका सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में किस तरह का प्रश्न होने वाला है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा इस बार आपके एग्ज़ाम में 2025-26 का एग्ज़ाम। तो उस बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे अभी, ठीक है। आज हम लोग बस पढ़ेंगे और अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें बता देता हूँ कि आप लोग इस चैनल में जुड़ जाइए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इससे जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे यहाँ आपके जितने भी सिलेबस हैं, आने वाले एग्ज़ाम आपके 12वीं 10वीं JSSC JPSC से संबंधित कुछ झारखंड जीके के तैयारी कराई जाएगी। ख़ास करके झारखंड जीके और कंप्यूटर वगैरह, इसकी पूरा का पूरा सिलेबस आपके कवर किए जाएंगे। और वर्ल्ड करंट अफेयर, भारत के लिए कुछ करंट अफेयर्स, वो हर रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा जो आपको पसंद हो। और पढ़ाई तो अपना ही है, 10वीं 12वीं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी मैं यहाँ कराऊँगा। तो आप लाइफ टाइम तक, जब तक मैं रहूँगा, मेरा यूट्यूब चैनल रहेगा, तब तक मैं आपके लिए कुछ ना कुछ यूज़फुल वीडियो लाते रहूँगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि कम से कम 50 सब्सक्राइबर जब तक नहीं हो जाते तब तक मैं यूट्यूब में कोई भी लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकता। अभी आप लोग इसे शेयर करिए और कम से कम 50 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए, तब जा कर के मैं आपके लिए लॉन्ग वीडियो बना पाऊंगा, नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये रहा हमारा परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, यानी आपको अपने अनुसार समझ बूझ के ही उत्तर देना है, रटा रटा आंसर नहीं देना है। ये सब मैंने पहले बता दिया, ये सब पहले बता चुके हैं। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर से, खंड क से। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हिंदी में उत्पादन संभावना वक्र की ढलान क्या है। उत्पादन संभावना वक्र की ढलान क्या है, तो बताइए कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। आप वीडियो को रोक के और आंसर बता सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा। तो आप लोग अगर आंसर बताना चाहते हैं, कमेंट में बताना चाहते हैं क्या, ज़रूर बताइएगा। आपका एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम देता है। तो आप लोग इसे यूट्यूब वीडियो को पॉज करके और कमेंट में आंसर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। तो देखते हैं उत्पादन संभावना वक्र की ढाल क्या है। तो आपको बता दें दोस्तों, उत्पादन संभावना वक्र की ढाल बाएं से दाएं की तरफ होती है, बाएं से दाएं की तरफ होती है, ठीक। अगला है व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या शामिल है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अर्थशास्त्र आपका जो इकोनॉमिक्स है वो 2 तरह के होते हैं। इकोनॉमिक्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं छोटे छोटे जो अध्ययन किए जाते हैं,
छोटी इकाई, व्यक्तिगत इकाई, एक फर्म, एक बाजार का जो अध्ययन जिसके बारे में जानकारी मिलता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र है। और समष्टि होता है जो बड़े लेवल की बाजार जैसे राष्ट्रीय आय, भारत पूरे देश हित के लिए जानकारी देता है, उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की छोटी शाखा है इसमें, और समष्टि अर्थशास्त्र बड़ी शाखा है। तो ये सब हो जाएगा दोस्तों। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई शामिल होता है, छोटी छोटी इकाइयाँ शामिल होती है, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण होता है। और समष्टि में क्या होता है, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय लेखांकन, राष्ट्रीय मुद्रा, इस सब के बारे में डिस्कस होता है। राष्ट्रीय मांग, राष्ट्रीय फर्म, राष्ट्रीय, पूरी तरह से बड़े लेवल का इसमें अध्ययन होता है। जबकि व्यष्टि में छोटे छोटे लेवल जैसे व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत मूल्य, छोटी मोटी इकाई का अध्ययन होता है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, जो एक अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है वो क्या है? अर्थव्यवस्था की यानी कि आपका जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? केंद्रीय समस्या। केंद्रीय समस्या क्या है? देखिए, अर्थशास्त्र की समस्या है कि क्या उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, क्या बना जाए, किसके लिए बनाया जाए, ये सब केंद्रीय समस्याएं हैं। लेकिन आप ऑप्शन में क्या दिया हुआ कि संसाधनों का आवंटन की समस्या, ये बिल्कुल ये भी है। अर्थशास्त्र में संसाधनों की आवंटन की समस्या भी एक केंद्रीय समस्या मानी जाती है। संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना ये भी एक समस्या है कि कैसे हम संसाधन को अच्छे से मैनेज कर सकें, ऐसे अच्छे से कुशल रूप से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्थिक विकास इन सब के लिए हो जाएगा, ये सभी केंद्रीय समस्याएं हैं। संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग, आर्थिक विकास, ये सभी अर्थशास्त्र की, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ, क्योंकि ये जैक का ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों से दिया हुआ है। आपको जिसमें पसंद हो आप उसको देखिए। मेरे पास क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ज़्यादातर हिंदी वाले हैं तो मैं हिंदी भी पढ़ूंगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो इंग्लिश भी साथ साथ हम पढ़ देंगे, ठीक है। अगला है, आमतौर पर एक उदासीन वक्र है। उदासीन वक्र कैसे होता है? जनरली उदासीन वक्र कैसे होता है? तो बताइए दोस्तों। देखिए, उदासीनता जो वक्र है, उदासीनता वक्र, वो मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है। मूल बिंदु की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होता है, मूल बिंदु की तरफ। आमतौर पर एक मांग वक्र की ढलान है। 5 नंबर क्वेश्चन है, आमतौर पर एक मांग वक्र की ढलान है। धनात्मक, ऋणात्मक, पहले धनात्मक, फिर ऋणात्मक, पहले ऋणात्मक, फिर धनात्मक। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा दोस्तों? बताइए। पहले धनात्मक होता है, फिर ऋणात्मक होता है, ठीक है। मांग वक्र की जो ढाल है वो पहले धनात्मक होता है और फिर ऋणात्मक होता है। पहले चढ़ते हुए जाता है, फिर लास्ट में नीचे की तरफ आ जाता है। पहले प्लस होते हुए जाएगा, लास्ट में माइनस होते हुए नीचे आ जाता है। इसलिए कहता है पहले धनात्मक, उसके बाद ऋणात्मक। 6 नंबर है, उपयोगिता से संबंधित है क्या? उपयोगिता से क्या संबंधित है? लाभदायकता, नैतिकता, मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि, इनमें से सभी। उपयोगिता क्या होती है? बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए उपयोगिता क्या होती है? यूटिलिटी। इसका आंसर क्या होगा? उपयोगिता संबंधित होती है, उपयोगिता जो होती है वो आपका संबंधित होती है मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि से। ऐसा कुछ बनाएं, ऐसा कुछ करें जिससे मानव की आवश्यकताएं संतुष्ट हो, उसको उपयोगिता कहा जाता है। यानी यूजफुल हो, जो किसी के लिए लाभदायक हो, ही तो उपयोगिता है। अगला है, आवश्यक वस्तुओं की मांग लोच। इसको थोड़ा सा और हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आसानी से 2 क्वेश्चन एक फ्रेम में आ जाए। चलिए, इससे थोड़ा टाइम का बचत होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। क्या होती है दोस्तों? अभी तक आप लोग की तैयारी अच्छी से हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो आपके लिए एक थोड़ी सी
नेगेटिव पॉइंट है। कहीं ना कहीं आपकी तैयारी अभी तक पूरी हो जाना चाहिए था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आवश्यक क्या हो गया इसमें, हम अपना इसको बदल लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट ज़रा, थोड़ा चलने में दिक्कत हो रहा है। आवश्यक वस्तुओं की मांग लोच होती है। आवश्यक वस्तुओं की मांग लोच इकाई से कम होती है। इकाई से, जो जरूरी चीज़ें हैं उसकी मांग की लोच इकाई से कम होती है, यानी कि इकाई अंक तक ही जाएगा, उससे बाहर नहीं, 2 अंक नहीं जाएंगे, इकाई से कम होते हैं जो जरूरी चीज़ें हैं जिसके बिना काम नहीं चल सकता है। 8वां नंबर है कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। आपको बता दें दोस्तों कि उत्पादन फलन में उत्पादन के साधन का फलन होता है। उत्पादन के साधन का फलन होता है। निम्न में से 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौद्रिक लागत में शामिल है। मौद्रिक लागत, देखिए मौद्रिक लागत क्या होता है। हर एक आपको एक एक शब्द को समझना पड़ेगा, तब जा करके आप किसी चीज़ को अच्छे से समझ के दे पाएंगे आंसर, नहीं तो फिर रटा हुआ आंसर हो जाएगा आपका। ये आपका जो है ना मौद्रिक लागत होता है स्पष्ट लागत, जो आराम से दिख जाए। स्पष्ट लागत को मौद्रिक लागत में शामिल किया जाता है। देखिए सामान्य लाभ तो ऐसे ही है, नॉर्मल लाभ कमाएंगे, फ़ायदा कमाएंगे, बिजनेस होगा। निहित लागत मतलब उसमें जितना हमारा खर्चा आया है उसको निहित लागत बोलते हैं। क्योंकि मौद्रिक लागत होता है स्पष्ट लागत, जो खुलेआम दिखता है। जैसे कितना पैसा लगाए, आप कोई बिजनेस करेंगे तो आप कितना पैसा लगाए, ये मौद्रिक लागत कहलाता है। अगला है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्थिर लागत नहीं है। देखिए इसको आप ध्यान, इस तरह के प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। इनमें से कौन स्थिर लागत नहीं है। नहीं लगा देगा और आप नहीं पढ़ना भूल जाएंगे और आंसर गलत मार्क आ जाएंगे। तो नहीं है, इनमें से कौन है। नहीं, देखिए बीमा प्रीमियम स्थिर लागत है, ये तो हमेशा स्थिर कांस्टेंट रहता है। ऐसे नहीं कि बीमा लिए राजे मर गए कले मर गए, लंबा समय तक चलने वाला होता है बीमा। ठीक, ब्याज जो लोन जब कर्ज लेते हैं कर्ज, तो ब्याज वो भी स्थिर होता है, वो बदल, एक बार में एग्रीमेंट हो जाता है कितना ब्याज लेंगे तो लेंगे तो स्थिर होता है। कच्चे माल की लागत कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है, स्थिर नहीं होता है, ये बदलते रहता है। तो यही आपका हो जाएगा सी। कारखाना का किराया भी तो लगभग स्थिर ही होता है। आइए अगला है 11वां नंबर क्वेश्चन, यदि अन्य बातें समान हैं तो किसी वस्तु की कीमत में 5% वृद्धि के कारण उस वस्तु की मात्रा में 6% की पूर्ति की गई है, तो पूर्ति की लोच मूल्य क्या होगा। देखिए सूत्र होता है, फार्मूला मैंने अपने क्लास में बताया है। अगर आप मांग कीमत लोच निकालना नहीं जानते हैं, मांग कीमत लोच, पूर्ति कीमत लोच, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ के उसके अलग से सूत्र, अलग सा एक वीडियो बना दूंगा, पूर्ति लोच, मांग कीमत लोच। तो आप इसके लिए फार्मूला बिठा सकते हैं वस्तु की मांग कीमत लोच का। ठीक, तो आइए दोस्तों देखिए इसमें होता क्या है कि पूर्ति की लोच क्या होती है। पूर्ति की लोच होती है मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो मात्रा में 6 का वृद्धि हुई है और कीमत में 5 का, इसको बट्टे कर देंगे, भाग देंगे, भाग देने पर 5 एकम 5 पॉइंट 1.2 आएगा, 1.2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला है, अकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी की फर्म को हानि होती है तब जब आप अल्पकाल में, कम समय के लिए, जब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है, जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, कॉम्पिटिटिव, जिसमें बहुत सारा कंपटीशन होता है, कई दुकानें होती है, कई प्रतिस्थापन वस्तुएं उपलब्ध होती है, वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाता है। इसमें कभी कभी कम समय के लिए हानि हो जाता है, नुकसान होता है। तो ये जो नुकसान होता है कब होता है, जब ये नुकसान कब होता है, जब आपका MR मार्जिनल, MR बराबर MC होता है। ठीक, MR बराबर MC होता है। ठीक है, अगला आइए हम लोग देखते हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन,
यदि बाजार की मांग एक लक्ष्य की बाजार की पूर्ति के अनुसार डी ओ तथा एस है तो बाजार संतुलन को निम्नलिखित में से किस स्थिति में दिखाया जा सकता है। देखिए क्या बोला रहा, किसी बाजार में अच्छे बाजार कोई अच्छा बाजार है, बाजार में मांग और अच्छे बाजार की पूर्ति, एक बाजार और एक अच्छे बाजार की पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई, ये कैसे होते हैं तब बाजार संतुलन होता है। डिमांड एंड सप्लाई जब बराबर होता है तो बाजार हम लोग संतुलित कहते हैं कि वो बाजार संतुलन में है। तो डिमांड एंड सप्लाई डी बराबर एस, डिमांड एंड सप्लाई बराबर होना चाहिए, तभी जा करके हम कहेंगे कि वो बाजार संतुलित बाजार है। अगला आपके सामने सवाल आता है, पूर्ति की अधिकता की स्थिति में वस्तु की कीमत की प्रवृत्ति है, क्या होती है। अगर पूर्ति की अधिकता होती है, अधिक सप्लाई करेंगे तो वस्तु का दाम क्या होगा, दाम में कमी आ जाएगी। अगर किसी चीज़ को हम ज़्यादा सप्लाई कर देंगे और तो उसका कीमत ऑटोमेटिक घट जाएगा। नियम होता है सप्लाई एंड डिमांड एक दूसरे से कनेक्ट होता है। अगर सप्लाई बढ़ाएंगे ज़्यादा तो फिर अगर ज़्यादा सप्लाई कर देंगे और उसका मांग कम हो जाएगा तो मांग कम ही हो जाएगा, और मांग ज़्यादा होगा तो सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, और मांग कम करेंगे सप्लाई को कम भी करना होगा। अगर हम पूर्ति की अधिकता करते हैं, ज़्यादा सप्लाई करेंगे तो दाम को घटाना पड़ेगा, तब जाके मेरा सामान बिकेगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। फर्मों के मुक्त प्रवेश तथा विकास की स्थिति में बाजार मूल्य हमेशा बराबर होता है। किसका बाजार मूल्य हमेशा बराबर होता है। अगर फर्म का मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में किसका बाजार मूल्य हमेशा बराबर होता है, मार्केट वैल्यू किसका बराबर होता है। देखिए ये होता है न्यूनतम सीमांत लागत। न्यूनतम सीमांत लागत ए ऑप्शन नंबर, क्या है चल नहीं रहा है, ये ऑप्शन नंबर। ठीक है, 16 नंबर सवाल आ जाता है आपके लिए। देखिए निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है, ये प्राइस है, प्राइस लाइन, और ये डिमांड है, ये क्वांटिटी ऑफ डिमांड की मात्रा है, डिमांड की मात्रा। ये किसको प्रदर्शित करता है, किस तरह का, अत्यधिक लोचदार है, पूरी तरह से लोचदार मांग है, पूरी तरह से लोचदार मांग है, और कम लोचदार मांग है। ये दोनों ऑप्शन एक जैसा दे दिया है यार। पूरी तरह से लोचदार मांग और पूरी तरह से लोचदार मांग, बेलोचदार एक में होना चाहिए था, उनका गलती मिस्टेक होगा। ठीक है, देखते हैं ये क्या हो जाएगा इसका, देखते हैं कि इसमें क्या गलती हो सकता है। बी और सी दोनों एक ही जैसा लग रहा है, दोनों एक ही है। ये जीएसएससी का कुछ मिस्टेक हो सकता है, तो दोनों कोई मतलब नहीं, आप ऐसा एग्ज़ाम में नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है ना डिमांड और डिमांड की जो मात्रा होती है, पूर्ति की जो मात्रा होती है, ये चित्र जो दिख रहा है सीधा चित्र का मतलब क्या होता है। अगर क्लीन लाइन है इसका मतलब आप समझेंगे कि वो पूरी तरह से लोचदार मांग है। ठीक है, आप यहाँ सी और बी दोनों दे सकते हैं। मुझको लगता है सी में शायद बे लगाना भूल गया जीएसएससी वाले, जैक वाले। अगला है, एकाधिकार में फर्मों की संख्या कितनी होती है। एकाधिकार बाजार में फर्म एक ही रहेगा, एक ही बाजार रहेगा, तभी तो एकाधिकार होता है वो। 18 नंबर, स्थिर पूंजी के उपभोगों को क्या कहते हैं। स्थिर पूंजी जो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, ऐसा कैपिटल को क्या कहा जाता है। इस तरह के कैपिटल को कहा जाता है मूल्यह्रास। अगला है, बाजार की संरचना में जिसमें केवल 2 फर्म है उन्हें क्या कहा जाता है। बाजार की संरचना में जिसमें केवल 2 फर्म हैं उन्हें क्या कहा जाता है। इनको द्वितीय अधिकार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, द्वितीय अधिकार कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र में कौन शामिल है। द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर कौन सा 10 में भी आप लोग पढ़े होंगे कि 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो तृतीयक में सेवा क्षेत्र शामिल होता है जो सिर्फ सेवा का काम करता है। ये कौन है, देखो बैंकिंग हो जाएगा आपका आंसर। बैंकिंग हो सकता है या बीमा हो सकता है, दोनों सेवा का काम करते हैं। हालांकि बैंकिंग में कुछ उत्पादित नहीं होता है, सेवा का काम किया जाता है बिल्कुल। तो ये सेवा है, बैंकिंग से सेवा है, तृतीय क्षेत्र में आ जाते हैं दोनों। तो ये दोनों तो हो गए नहीं। व्यापार, बिजनेस कई तरह के होते हैं, प्राथमिक में भी हो सकता है, द्वितीयक में भी हो सकता है। यहाँ सिर्फ द्वितीयक पूछा है, तो द्वितीयक हम बोलेंगे विनिर्माण की। द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, जब हम किसी चीज़ को
और अधिक मूल्यवान वस्तु में बदल के बेचते हैं तो उसको द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। जैसे हम धान से चावल बना दिए और उसको ज़्यादा दाम में बेच दिए तो वो विनिर्माण होता है। किसी चीज़ को अधिक वैल्यूएबल बना के उसको बड़ा बेचना वो होता है विनिर्माण। तो ये जो आपका है द्वितीयक क्षेत्र विनिर्माण से ही संबंधित होता है। अगला है कि मौद्रिक नीति से संबंधित है। मौद्रिक नीति से संबंधित है। मौद्रिक नीति खुला बाजार परिचालन से संबंधित है। ठीक है, खुला बाजार परिचालन से संबंधित है। अगला है कि केनेसियन गुणक के बीच संबंध स्थापित करता है। केनेसियन गुणक के बीच कौन संबंध स्थापित करता है? देखिए, बचत निवेश तो नहीं, आय निवेश नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये निवेश और आय। केनेसियन गुणक के बीच संबंध स्थापित करता है निवेश और आय। इन्वेस्टमेंट और जो इनकम है वो केनेसियन गुण के बीच संबंध को बताता है। ठीक है, अगला है कि गेहूं निम्नलिखित में से किस सामान के निर्माण में मध्यवर्ती वस्तु है? गेहूं किसके निर्माण के लिए एक मिड टर्म वाला वस्तु है? किसके लिए है? देखिए, गेहूं से बिस्कुट बन सकता है, ब्रेड बन सकता है, चपाती बन सकता है, ये सब इससे बनता है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि कुल मांग का मुख्य घटक है। कुल मांग का मुख्य घटक है। कुल मांग का मुख्य घटक क्या है? तो कुल मांग टोटल जो डिमांड है वो निवेश का घटक होता है। सार्वजनिक उपभोग तो होगा नहीं, व्यक्तिगत उपभोग। मांग का कुल मांग का व्यक्तिगत और सार्वजनिक उपभोग से घटक में कोई मतलब नहीं। हाँ, डिमांड, ये जो घटक होता है डिमांड का घटक निवेश होता है। निवेश करेंगे किसी चीज़ में तो वो मांग का घटक है निवेश। अगला क्या कहाँ चल गया? बोला गया यदि MPC 0.5 और प्रारंभिक निवेश 100 करोड़ रुपए है तो अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि होगी कितना? देखिए, आप इसको निकालने के लिए आय में वृद्धि होगी कितना, इसको निकालने के क्या करेंगे? MPC क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, और सीमांत उत्पादन लागत अगर 0.5 है और 100 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट है तो आय में वृद्धि, इनकम में कितना वृद्धि होगा? तो दोस्तों, इनकम में वृद्धि होगा आपका 200 करोड़। ठीक है, इनकम में वृद्धि आपका होगा 200 करोड़। इसका फॉर्मूला होता है निकालने के इनकम में क्या वृद्धि होगा। देखिए, इनकम अगर 0.5 है, $200 करोड़, इसका अलग सा सूत्र होता है। ठीक है, MP मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट, सीमांत उपयोगिता लागत और इन्वेस्टमेंट अगर 100 रुपया है, सीमांत उपयोगिता लागत 0.5 रुपया है तो अर्थव्यवस्था में इसकी वैल्यू क्या होगी? 200 करोड़। कैसे निकालते हैं? इन्वेस्टमेंट को उत्पादन सीमांत उत्पादन लागत से भाग दे देते हैं। 100 करोड़ को जब 0.5 से भाग देंगे, ठीक है, तो इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 200 आ जाएगा, 200, ये 200 आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 26 कमी की मांग के लिए कौन सा सही उपाय है? कमी की मांग के लिए सही उपाय इनमें से जो ऑप्शन दिया हो उनमें से है राजकीय उपाय भी होगा, मौद्रिक उपाय भी होगा। कमी की मांग दोनों आंसर हो जाएगा, इनमें से दोनों, ये और भी दोनों। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बजट विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सा बजट विकासशील, जो विकसित देश हैं, जो अभी तरक्की कर ही रहे हैं, उनके लिए कौन सा बजट सबसे अच्छा रहेगा? सबसे अच्छा उनके लिए रहता है जी घाटे का बजट। ठीक है, घाटे का बजट। तो बजट कितने प्रकार के होते हैं? बजट आप लोग पढ़े होंगे, कमेंट में बताइए। और हम लोग आखिरी क्वेश्चन तक आने वाले हैं। जो व्यय सरकार के लिए परिसंपत्ति नहीं बनाता उसे कहा जाता है। जो व्यय सरकार के लिए परिसंपत्ति नहीं बनाता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका राजस्व व्यय। राजस्व व्यय, देखो, परिसंपत्ति नहीं बनाता, जिससे सरकार को टैक्स नहीं बनता, वो राजस्व व्यय कहते हैं। राजस्व का खर्च होता है वो, और जब बनाता है तो राजस्व का वो लाभ होता है, लाभ।
बजट में शामिल हो सकता है क्या? राजस्व घाटा, मौद्रिक घाटा, प्राथमिक घाटा, इनमें से सभी। बजट में क्या क्या शामिल हो सकता है? देखिए बजट में ये सब होते हैं। राजस्व का घाटा भी शामिल होगा, मौद्रिक घाटा भी शामिल हो सकता है, प्राथमिक घाटा भी शामिल हो सकता नहीं, होता ही है। अगला लास्ट क्वेश्चन, बाजार संतुलन बराबर वाट लग गई ना आपकी। देखिए तैयारी अच्छा नहीं रहेगा तो एग्ज़ाम हॉल में आपको बहुत सारा परेशानी झेलने को देखने को मिल सकता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तैयारी धारदार करिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। आपको किस विषय पर सबसे मुश्किल लगता है, कहाँ आपको दिक्कतें आती है, कमेंट में बताइए, मैं उसके लिए अलग सा वीडियो ले आऊँगा। व्यापार संतुलन के बराबर होता है दृश्य वस्तुओं का निर्यात, दृश्य वस्तुओं का आयात, घटा आयात। वस्तुओं का जितना हम निर्यात करेंगे और वस्तुओं को जितना हम आयात करेंगे, निर्यात मतलब जितना हम वस्तु बाहर भेजे और जितना हम मंगाए, बाहर भेजने वाले वस्तु को घटा देंगे मंगाने वाले वस्तु को, तो ये होता है बाजार संतुलन। यही बोला, ठीक। 1 नंबर। तो आप इधर आगे आकर 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, 2 नंबरिया वाला। अगर आप इसके बारे में भी क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो मैं अलग से एक पेज में लिख के आपके लिए ले आऊँगा, तो बता दीजिए कमेंट में। ये सारे भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में। ठीक है, बाय।